Hello everyone, this is Alka Singh, Assistant Professor of IMT University गंगानगर मेरठ। आज हम एमएड सेकेंड सेमेस्टर का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पढ़ाने जा रही हूँ, जो यूनिट 1 में हमने लिया है। जो हमारा टॉपिक है वो पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जिसके अंदर यदि हम बात करते हैं व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी क्या है? द वर्ड्स पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स पर्सोना विच मीन्स मास्क। यानी कि हम यहाँ बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी के बारे में। जैसे आपने अक्सर देखा होगा पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी किसी भी व्यक्ति की बनावट को कहा जाता है। यदि हम पहले समय की बात करें, लगभग 400 BC या 500 BC के बारे में बात करें, तो पहले जब हम पर्सनैलिटी को पढ़ते थे तो वहां पर व्यक्तित्व का जो बाहरी आवरण है, ओनली जो व्यक्ति देखा जाता है, ओनली कहा जाता है दिस इज द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस को पर्सनैलिटी कहा जाता था, जो बुक्स में हमें मिलता है। यानी जो व्यक्ति का पर्सोना वर्ड्स है, यानी कि व्यक्ति का फिजिकल अपीयरेंस ओनली पर्सनैलिटी कहा जाता है। तो बुकिश लैंग्वेज में जब हम देखते हैं तो पर्सनैलिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। यानी जो लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना, उससे पर्सनैलिटी निकला है, और जिसका मतलब होता है मास्क। मास्क यानी मुखौटा, यानी आवरण। यानी जैसा व्यक्ति का आवरण है, जैसा व्यक्ति का अपीयरेंस है, ये माना जाता था कि व्यक्ति ऐसी ही पर्सनैलिटी उसकी होगी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में पर्सनैलिटी के इस आवरण की डेफिनेशन को गलत साबित किया गया है, क्योंकि पर्सनैलिटी केवल व्यक्ति के अपीयरेंस पर निर्भर नहीं करती। पर्सनैलिटी जो है वो व्यक्ति के बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिससे व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिनोट करते हैं। और वे कौन कौन से गुण हैं? वे सारे गुण हमारे आ जाते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि हमारे शारीरिक गुण। दूसरा मानसिक गुण, जिसे हम कह सकते हैं मेंटल क्वालिटीज। तीसरा सामाजिक गुण, जिसे हम सोशल स्किल्स कहते हैं। चौथा संवेगात्मक गुण, जिसे इमोशनल क्वालिटी कही जाएगी। नेक्स्ट चारित्रिक गुण, जिन्हें कैरेक्टर ट्रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट आत्मचेतन यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सारी वे क्वालिटीज होती हैं जिनसे मिलकर व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। शारीरिक गुण के अभाव में हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं कह सकते। हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? शारीरिक गुण कौन कौन से होते हैं? कोई व्यक्ति लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। तो वे सारी जो क्वालिटीज हैं वो मिलकर, वे सारी प्रॉपर्टीज जो मिलकर व्यक्ति के शारीरिक गुण को डिनोट करती हैं। उसके बाद मानसिक गुण के बारे में बात करें तो मानसिक गुण आपने देखे होंगे। किसी भी व्यक्ति का IQ सबका समान नहीं होता। कोई व्यक्ति अच्छी IQ का होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसके जो मानसिक गुण है, वो टर्मन महोदय के अनुसार यदि मैं बताऊं आपको, तो टर्मन महोदय ने अपना क्लासिफिकेशन दिया है मानसिक गुणों के आधार पर कि किसी भी व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस है, अगर किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस 70 से कम है तो वह व्यक्ति मूर्ख बुद्धि का माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस 70 to 90 है तो वो मंद बुद्धि माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस 90 to 110 है तो वो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति माना जाता है। और यदि किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस 110 से लेके 130 तक है तो वो ऑर्डिनरी व्यक्ति माना जाता है। और यदि किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस 130 से ऊपर है तो व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता है। तो इस तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिफाइन किया जाता है। सामाजिक गुण में वही आ जाता है कि जो व्यक्ति कुछ ज्यादा सोशल है, कोई व्यक्ति कम सोशल होता है, तो उस सोशल और अनसोशल से भी उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। संवेगात्मक गुण, चारित्रिक गुण, आत्मचेतन गुण, ये सभी गुण व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक व्यक्तित्व के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में हम यहाँ पर 3 क्लासिफिकेशंस को आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आ जाता है हिप्पोक्रेटस क्लासिफिकेशन। दूसरा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी 3 तरीके से
जो 3 है वो टाइप्स होते हैं पर्सनैलिटी के। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिप्पोक्रेटस क्लासिफिकेशन के बारे में। हिप्पोक्रेटस क्लासिफिकेशन, हिप्पोक्रेटस ने क्लासिफिकेशन किस तरीके से वर्गीकृत किया है पर्सनैलिटी को, वो हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको। उससे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ हिप्पोक्रेटस के बारे में कि जो हिप्पोक्रेटस है वो एक ग्रीक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 400 BC पूर्व यानी कि आज से लगभग 2400 साल पहले ये क्लासिफिकेशन दिया था कि किस आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्भर करता है। तो उन्होंने 4 आधार बताए हैं, इन चारों आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्भर करता है। सबसे पहला उन्होंने बताया पीला पित्त। पीला पित्त का मतलब होता है येलो बाइल। उन्होंने कहा, यानी उन्होंने 4 पित्त बताए कि बॉडी के अंदर हमारे 4 बाइल होते हैं, जिसके अंदर जिस भी बाइल की प्रधानता होगी उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा ही होगा। उन्होंने पहला बताया पीला पित्त, दूसरा काला पित्त, तीसरा रक्त पित्त, चौथा आपका कफ यानी पीला पित्त यानी येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड बाइल और फ्लेज। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर येलो बाइल की प्रधानता होगी, यानी कि जिसके अंदर येलो बाइल अधिक होगा बॉडी के अंदर, वो व्यक्ति क्रोधी होगा, वो व्यक्ति तुनक मिजाजी होगा। उन्होंने कहा काले पित्त के बारे में कि जिसके अंदर ब्लैक बाइल की प्रधानता होगी वो व्यक्ति दुखी होगा और वो व्यक्ति निराशावादी दृष्टिकोण का होगा, हमेशा दुख से घिरा हुआ होगा जिसके अंदर ब्लैक बाइल मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिसके अंदर ब्लड बाइल ज्यादा होगा, ब्लड बाइल का जो फॉर्म है वो ज्यादा बनेगी, वो व्यक्ति उत्साही होगा, वो व्यक्ति खुश मिजाजी होगा और आशावादी भी होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिसके अंदर कफ की प्रधानता होगी वो व्यक्ति भाव शून्यता की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो व्यक्ति विरक्त नजर आएगा, यानी कि विचार उसके शून्यता की तरफ चलेंगे। यानी ऐसा व्यक्ति जिसे हम संत कह सकते हैं, महापुरुष कह सकते हैं, उस श्रेणी में गिना जाएगा। तो इस तरीके से हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व को 4 भागों में 4 उसके आधार बताए कि ये वो 4 आधार है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्भर करता है। व्यक्ति कैसा बनेगा वो ये 4 जो है फॉर्म उसको डिसाइड करती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार का है। इसके अंदर 2 मनोवैज्ञानिक हमारे आते हैं, 2 पॉइंट हमारे वर्क करते हैं। पहला, शारीरिक गुणों के आधार पर प्रमुख मनोवैज्ञानिक आते हैं। ठीक है, पहला एक हमने बता दिया अभी हिप्पोक्रेटस का क्लासिफिकेशन। अब हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर बता रहे हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी शारीरिक गुणों के आधार पर इसके अंदर 2 प्रमुख मनोवैज्ञानिक आते हैं। पहला है हमारा क्रैशमर और दूसरा है हमारा शेल्डन। अब हम क्रैशमर के अनुसार, पहले हम शेल्डन के अनुसार बता देते हैं कि शेल्डन ने कौन कौन से टाइप्स बताए हैं व्यक्तित्व के। इसमें इन्होंने बताया है एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक यानी गोलाकार व्यक्ति। दूसरा बताया है मेसोमॉर्फिक यानी आयताकार व्यक्तित्व। तीसरा बताया है एक्टोमॉर्फिक यानी लंबाकार व्यक्ति। यानी एक्टोमॉर्फिक आपने देखा होगा जो व्यक्ति गोल मटोल से होते हैं, ठीक है, जो मोटे होते हैं, गोल मटोल होते हैं, बहुत ज्यादा लंबी हाइट नहीं होती, दैट इज कॉल्ड एक्टोमॉर्फिक। दूसरा उन्होंने बताया मेसोमॉर्फिक यानी आयताकार, यानी ऐसे व्यक्ति जो सुडौल होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते, एवरेज हाइट के होते हैं, लेकिन शरीर से मजबूत होते हैं, फिट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेसोमॉर्फिक। तीसरा बताया एक्टोमॉर्फिक यानी कि लंबाकार, यानी ऐसे व्यक्ति जो हाइट में बहुत ज्यादा लंबे होते हैं लेकिन उनका ना तो वो बहुत मोटे होते हैं और ना ही बहुत वो तंदुरुस्त दिखाई देते हैं, पतले दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, तो यानी शेल्डन के क्लासिफिकेशन के आधार पर 3 तरीके के व्यक्तित्व उन्होंने बताए हैं, 3 तरीके के शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार उन्होंने बताए, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रैशमर। क्रैशमर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया है? इन्होंने 4 प्रकार के भागों में, 4 भागों में व्यक्तित्व को डिवाइड किया है। पहला एंडोमॉर्फिक, दूसरा एक्टोमॉर्फिक, तीसरा एथलेटिक और चौथा मिक्स्ड बॉडी। जैसे आपको समझ में आ गया होगा, अभी हमने यहाँ पर शेल्डन को बताया, इसी तरह से इन्होंने भी बताया है, लेकिन इन्होंने एक टाइप को दूसरी तरीके से जोड़ दिया है। एंडोमॉर्फिक वही गोलाकार हो गया, गोल मटोल दिखने वाले व्यक्ति। एक्टोमॉर्फिक जो लंबे होते हैं, पतले होते हैं खूब,
और एथलेटिक यानी सुडौल जो हष्ट-पुष्ट बॉडी के होंगे, एक एवरेज हाइट के होंगे, अच्छे होंगे, फिट होंगे। मिक्स्ड बॉडी यानी कि इन तीनों के गुण इस व्यक्ति में होंगे। जो मिक्स्ड बॉडी वाला व्यक्ति है वो लंबा भी हो सकता है और मोटा भी हो सकता है और सुडौल भी हो सकता है। मिक्स्ड बॉडी का व्यक्ति छोटा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है। इट्स अपॉन द पर्सनैलिटी। तो इस तरीके से क्रैशमर ने व्यक्तित्व को डिफाइन किया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक आधार पर किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है व्यक्तित्व को, अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला है, यहाँ इसके अंदर भी दो मनोवैज्ञानिक आते हैं। जैसे शारीरिक आधार पर आपने देखा, बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि शारीरिक आधार पर, जो शरीर के आधार पर व्यक्तित्व की संरचना में जो मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं कौन से हैं। बहुत बार कंपटीशन में आया है, यूजीसी नेट में आया है, सीटेट में आया है, आपका जो यूपी टेट वगैरह के एग्जाम देते हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शारीरिक आधार पर मनोवैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो वे होते हैं आपके, जो मैंने ही बताया, क्रैशमर और सेल्डन। लेकिन अब बात कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर, यानी कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर व्यक्तित्व को किसने बताया है, वो है जुंग और स्प्रेंगर। ठीक है, जुंग के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जुंग। उन्होंने बताया एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट आपने भी सुना होगा बहुत बार। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी और एम्बीवर्ट का मतलब होता है उभयमुखी। एक्सट्रोवर्ट यानी ऐसा व्यक्ति जो समाज के साथ उठता बैठता है, बहुत ज्यादा सामाजिक होता है, लोगों में उठना बैठना, सारी चीजों में रहना, हर चीज में इन्वॉल्वेंस उसे पसंद होती है। यानी समाज की हर एक गतिविधि में अपने आप को शामिल करने वाला ऐसा व्यक्ति जो हर जगह आपको मौजूद दिखाई देता है, उसे हम एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं। इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपने आप में ही रहता है, जिसे हम अंतर्मुखी कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अक्सर आपको डॉक्टर दिखाई देगा, दार्शनिक दिखाई देगा, मनोवैज्ञानिक दिखाई देगा, या फिर कोई ऐसा साधु संत दिखाई देगा, जो मोस्ट ऑफ दैट इंट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि वो अपने आप में ही रहते हैं, अपनी उनकी अलग एक दुनिया होती है। एम्बिवर्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर इन दोनों की क्वालिटी मिलती है, यानी कि वो सामाजिक भी आपको दिखाई देगा और वो कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप में भी रहना पसंद करता है। वो आपको बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट भी दिखाई देगा, लेकिन वो बाहरी रूप से आपको समाज में भी चलता फिरता नजर आएगा। यानी ज्यादातर जो लोग हैं वो आजकल इस वाले एम्बिवर्ट की नकल करते हुए नजर आते हैं। वो प्योरिटी रूप से ना तो वो इंट्रोवर्ट रह पाता, ना वो एक्सट्रोवर्ट रह पाता, उसे यहाँ इस फॉर्म में रहना पड़ता है, चाहे वो अंदर से इंट्रोवर्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि समाज में उसको अपनी रेपो दिखाने के लिए या समाज में उसे अपना स्थान बनाने के लिए एम्बिवर्ट रहना पड़ता है, मजबूरी हो गई है उसकी। ठीक है, तो यानी ज्यादातर लोग इस एम्बिवर्ट बनने का नाटक कर रहे हैं, एक रंगमंच तैयार कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्प्रेंगर। इसमें इन्होंने 7 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, जिसकी हम बात करें। सबसे पहले इन्होंने बताए हैं यहाँ पर सैद्धांतिक प्रकार, यानी कि थ्योरेटिकल टाइप। दूसरा बताया आर्थिक प्रकार, इकोनॉमिकल टाइप। तीसरा बताया सामाजिक प्रकार, सोशल टाइप। राजनीतिक प्रकार, पॉलिटिकल टाइप। सौंदर्यवादी प्रकार, एस्थेटिक टाइप। और धार्मिक प्रकार यानी रिलीजियस टाइप। नाम से आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सैद्धांतिक यानी प्रकार यानी कि जो सिद्धांतों का पालन करने वाले हो, जैसे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, रविंद्रनाथ जी के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, उसके साथ साथ जिसके साथ साथ आपके गांधी जी के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, या अदर्स किसी के भी सिद्धांतों का जो पालन करने वाले व्यक्ति होते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल टाइप। उसके बाद आर्थिक प्रकार, इकोनॉमिकल टाइप, यानी कि जो व्यवसायी होंगे, ज्यादातर व्यवसायी, ज्यादातर बिजनेसमैन वो इकोनॉमिक टाइप होते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने पैसे की बात करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अक्सर आपने देखे होंगे जो पैसे के लिए ही काम करते हैं और पैसे के बिना दूसरी बात नहीं करते, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक टाइप।
अब हम बात करेंगे सामाजिक प्रकार यानी सोशल टाइप, जो अक्सर आपको सोशली हंसते खेलते या सोशली बातें करते हुए सोशल रूप से एक दूसरे से जुड़ना सीखने वाले व्यक्ति सोशल टाइप में जाएंगे। उसके बाद राजनीतिक प्रकार, समझ गए होंगे आप, पॉलिटिकल में पार्टी में जितने भी नेता टाइप के लोग हैं या जो भी व्यक्ति क्लास में, जो भी स्टूडेंट क्लास के अंदर है और उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, वो भी पॉलिटिकल टाइप में जाएगा। सौंदर्यवादी प्रकार यानी एस्थेटिक टाइप, ऐसे व्यक्ति जो ब्यूटी को पसंद करते हैं, चाहे वो प्रकृति से की खूबसूरती हो, चाहे किसी भी खूबसूरत चीज हो, चाहे किसी भी चीज को खूबसूरत बनाने की कला हो, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक टाइप। इस तरह के व्यक्ति जो ब्यूटी को पसंद करते हैं, किसी भी चीज के बारे में बहुत डीप में स्टडी करते हैं, उसके बारे में बहुत ध्यान से उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो सभी व्यक्ति एस्थेटिक टाइप में जाते हैं। धार्मिक प्रकार रिलीजियस टाइप, यानी धर्म के बारे में धार्मिक रूप से उसके बारे में चर्चा करने वाले, धर्म को फॉलो करने वाले और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, वैसे व्यक्ति रिलीजियस टाइप में जाएंगे। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के बारे में, कि वे कौन से निर्धारक तत्व हैं जो व्यक्तित्व को बनाने में जिनका रोल प्ले होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 3 तत्व आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। ये 3 तत्व ही वे तत्व हैं जिसमें, जो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी कहेंगे। पहला बात करेंगे जैविक कारक यानी बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा बात करेंगे मनोवैज्ञानिक कारक यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, और तीसरा वातावरण संबंधी कारक यानी एनवायरमेंटल फैक्टर। ये तीनों वे तत्व हैं जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व बनकर तैयार होता है। ये डिटेल है पूरे के पूरे व्यक्तित्व सिद्धांत की। अगर हम जैविक कारक की बात करें, जिसे हम बायोलॉजिकल फैक्टर कहेंगे, तो वो 3 तरीके से काम करता है। पहला अंतस्रावी ग्रंथियां, दूसरा शरीर रचना, तीसरा रसायन विज्ञान। अंतस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? जिसमें पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, गल ग्रंथि और यौन ग्रंथि, ये वे सारी ग्रंथियां हैं जिनसे निकलने वाले हार्मोन्स का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि इनसे ग्रसित हार्मोन्स व्यक्ति के शरीर में कम या ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उसी तरह से बनता है जैसे उसके हार्मोन्स की कमी या अधिकता से व्यक्ति के शरीर पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। शारीरिक रचना और शारीरिक रसायन का सीधा संबंध इन्हीं हार्मोन्स से होता है। शरीर जब ये इन हार्मोन्स की कमी या अधिकता व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ेगी तो ऐसा ही व्यक्तित्व का रचना होगी और ऐसे ही उसके शरीर के रसायन बनेंगे। अब हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक कारक के बारे में, हम बाद में बात करेंगे। अभी पहले हम बात करेंगे वातावरण संबंधी कारक के बारे में। वातावरण संबंधी कारक के अंदर सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक आएंगे। सामाजिक कारक में आपका पास पड़ोस और विद्यालय प्रभाव आ जाएगा, और सांस्कृतिक कारक के अंदर उसके घर का वातावरण के साथ साथ उसके स्कूल, उसका पड़ोस, उसका समाज, उसकी सोसाइटी, उसका उठना, उसका बैठना, उसके विचार, उसकी बुक्स, उसकी किताबें, सब कुछ सांस्कृतिक कारक के अंदर आ जाएगा। क्योंकि जिस संस्कृति से वो बच्चा पल के बड़ा हो रहा है, वो सारे कारक उसकी संस्कृति पर इफेक्ट डालेंगे, उस बालक की संस्कृति पर इफेक्ट डालेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तित्व के निर्धारक कारकों में कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर में उसका मानसिक विकास आ जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर बायोलॉजिकल और वातावरण संबंधी कारक, ये दोनों कारक आप बालक के साइकोलॉजिकल फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। जैसा भी बालक का घर और परिवार होगा ऐसा ही वो व्यक्ति अपने आप को ढाल लेगा। जैसे भी उसके जीन्स होंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर में 2 फैक्टर वर्क करते हैं, पहला वातावरण और दूसरा वंशानुक्रम। यानी जिस वातावरण में वो बालक पैदा हुआ है और जिस वंशानुक्रम में जो जीन्स से वो पैदा हुआ है, उन दोनों फैक्टर्स का सीधा संबंध बालक के मस्तिष्क पर और उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर की तरफ इशारा करते हुए जाता है। जिस तरह का उसका वातावरण होगा, जैसा उसका वंशानुक्रम होगा, ऐसा ही बालक का व्यक्तित्व बन जाता है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। सबसे पहला आ जाता है वंशानुक्रम, दूसरा जैविक कारक, तीसरा शारीरिक रचना, चौथा दैविक प्रवृत्तियां, मानसिक योग्यता, विशिष्ट रुचियां, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, परिवार, विद्यालय और अन्य कारक। यानी ये अभी हमने बात की थी कि कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं व्यक्तित्व को निर्धारित करने के लिए। अब जब ये फैक्टर तो रेस्पॉन्सिबल हो गए, अब ये कौन से वे फैक्टर्स भी हैं जिनका व्यक्तित्व के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यानी व्यक्ति अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, वे कौन से फैक्टर हैं, वो ये सारे फैक्टर हैं। जैसे कि हमने अभी बताया आपको जैव वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी का 40% जो हेरिडिटी है वो रोल प्ले करती है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने के लिए। 60% एनवायरमेंट प्ले करता है, लेकिन 40% रोल हेरिडिटी का होता है। ठीक है, उसके साथ साथ जैविक कारक जिनकी अभी हमने चर्चा की थी, पीछे अभी हमने स्लाइड पे चर्चा की थी जैविक कारक के बारे में, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां, शरीर रचना, शारीरिक रसायन, ये सारे आ गए थे, यानी जैविक कारक। उसके बाद शारीरिक रचना यानी कि शरीर किस तरह का बना हुआ है, दैहिक प्रवृत्तियां, शरीर की जो देह की प्रवृत्तियां क्या है, उसकी हैबिट क्या है, वो भी, क्योंकि हैबिट कहां से आएंगी, हैबिट कुछ बच्चा वंशानुक्रम से लेकर आएगा और कुछ बच्चा यहाँ वातावरण में सीख लेगा। जैसे भी वो सीखेगा वो उसकी दैहिक प्रवृत्तियां हो जाती हैं। उसके बाद मानसिक योग्यता कि बालक की मानसिक योग्यता कैसी है, और मानसिक योग्यता कैसे पता चलेगी कि जब बच्चे का आईक्यू देखा जाएगा। ठीक है ना, कई बार बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में, लेकिन क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो मानसिक योग्यता को पता करने के लिए इंटरेस्ट, उसकी एज, उसकी क्वालिटी, उसका एनवायरमेंट, उसकी जो आईक्यू, ये सारी चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। उसके बाद रुचियां, जैसे कि अभी हमने बताया विशिष्ट रुचियां का सीधा संबंध मानसिक योग्यता से होता है कि जिस भी एरिया के अंदर बच्चे को रुचि है उसी एरिया के अंदर हम उसकी मानसिक कैपेबिलिटी को निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक क्षेत्र में स्पेशल होता है। जरूरी नहीं है कि कोई मैथ्स अच्छा जानता है तो जरूरी नहीं है कि वो ड्राइंग भी अच्छी जानता हो। तो इसलिए इट्स अप ऑन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद भौतिक वातावरण, जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड पे आपको दिखाया था कि वातावरण का भी प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, परिवार, विद्यालय, ये सारे जो फैक्टर हैं ये बालक के जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं, उसके व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों के बारे में कि व्यक्तित्व को मापने के लिए कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जो बनाई गई हैं और बहुत जरूरी है इनको मापना हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में, तो जिसमें 3 विधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली है हमारी आत्मनिष्ठ विधि, जिसे हम सब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। दूसरी है हमारी वस्तुनिष्ठ विधि, जिसे हम ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। तीसरी है हमारी प्रक्षेपी विधि, जिसे हम प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक से भी, इस विधि से भी कंपटीशन में यदि मैं बात करूं यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतनी बार क्वेश्चंस एग्जाम में इस एक स्लाइड से पूछे जा चुके हैं कि आपका 20% कवर कर जाता है इस एक पर्टिकुलर स्लाइड से। इसको घुमा फिरा के इन क्वेश्चंस को इधर उधर करके क्वेश्चंस हजारों बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आत्मनिष्ठ विधि के बारे में, यानी सब्जेक्टिव मेथड के बारे में। सब्जेक्टिव मेथड में आज हम इस विधियों के ओनली नाम की चर्चा करेंगे। आज इसको हम सिर्फ बताएंगे कि दिस इज द मेथड्स मेजर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो यानी कि सबसे पहली आ जाती है हमारी केस स्टडी, यानी जिसे हम कहते हैं जीवन इतिहास विधि। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्जेक्टिव मेथड के अंदर आने वाली विधियों के नाम बताइए। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्तुनिष्ठ विधियों में किसी ये 2 विधियां 3-4 विधियों के नाम दे दिए, उनमें से 2 वस्तुनिष्ठ दे दी और 2 आपकी कोई और दे दी, और उसमें ए बी करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सबके नाम पता होने चाहिए कि कौन सी सब्जेक्टिव है, कौन सी प्रोजेक्टिव है, कौन सी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जीवन इतिहास विधि के बारे में, यानी कि केस स्टडी मेथड।
दूसरी आ जाती है हमारी साक्षात्कार विधि, यानी जिसे हम कहेंगे इंटरव्यू मेथड। तीसरी प्रश्नावली विधि, जिसे क्वेश्चनार मेथड कहेंगे। चौथी आत्मकथा लेखन विधि, ऑटोबायोग्राफी टेक्निक। नेक्स्ट आ जाती है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, केस स्टडी आपने सुना होगा, किसी भी ऐसे व्यक्ति की स्टडी, या तो जो बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा हो। नॉर्मल व्यक्ति की कोई स्टडी नहीं होती ज्यादातर के केसेस में, या तो बहुत अच्छे व्यक्ति की स्टडी होती है या बहुत बुरे व्यक्ति की स्टडी होती है, यानी कि उसके जीवन की विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करना, दैट इज कॉल्ड केस स्टडी। यानी वो क्यों अच्छा बना, क्यों बुरा बना, उसके हर एक पॉइंट के बारे में स्टडी जब हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड केस स्टडी। उसके बाद साक्षात्कार विधि आपने सुना ही होगा, इंटरव्यू मेथड होता है। दो पर्टिकुलर व्यक्ति आमने सामने बैठकर जीवन के बारे में चर्चा करते हैं या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू। प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर मेथड, जिसमें क्वेश्चंस पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बना के दे दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, और उसके बारे में स्टूडेंट हाँ नहीं या फिर 1 2 3 4 में करके क्वेश्चंस के आंसर देता है। आत्मलेखन विधि, ऑटोबायोग्राफी मेथड जिसे हम कहते हैं, और निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो दीज ऑल आर द सब्जेक्टिव मेथड। उसके बाद बात करते हैं वस्तुनिष्ठ मेथड के बारे में, यानी ऑब्जेक्टिव मेथड के बारे में, जिसमें मापन रेखा विधि यानी रेटिंग स्केल मेथड, समाजविति विधि, सोशियोमेट्रिक टेक्निक, शारीरिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट, परिस्थिति परीक्षण, सिचुएशनल टेस्ट, व्यक्तित्व सूचियां, पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, संचयी अभिलेख, कम्युलेटिव रिकॉर्ड, ये सारे हमारे वस्तुनिष्ठ विधि के अंदर आते हैं। और इन सभी को हम फिर से नेक्स्ट अपने लेक्चर में इनको पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल हम इनके नाम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रक्षेपी विधि, जिसमें प्रोजेक्टिव मेथड की यदि बात करते हैं तो रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण, जिसे रोशास इंक बोल्ट टेस्ट कहते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थेमेटिक एप्रसेप्शन टेस्ट, जिसे टीएटी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है टीएटी के नाम से। नेक्स्ट बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रंस एप्रसेप्शन टेस्ट, जिसे सीएटी भी जाना जाता है, शब्द साहचर्य परीक्षण यानी एसोसिएशन टेस्ट, जिसे डब्ल्यूएटी के नाम से जाना जाता है, चित्र साहचर्य परीक्षण यानी पिक्चर कंप्लेशन टेस्ट, जिसे पीसीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वो सारे टेस्ट हैं, सारी वो विधियां हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो सारी विधियां हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।